जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वो आप लोग जो है वो नई जो अमेंडमेंट आई है सिविल प्रोसीजर कोड की 10 फरवरी वाली, उससे रिलेटेड बहुत से सवालात आ रहे थे। बड़ी कन्फ्यूजन है बार मेंबरान में और हमारे वकला में कि ये जो अमेंडमेंट है ये हमारे लिए मुफीद है कि नहीं है। अब इस अमेंडमेंट की जो है मफादात वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे इसमें अमेंडमेंट्स हुई क्या-क्या हैं। ये मैं अभी इसको ज़रा थोड़ा-सा डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करूँगा कि जो 10 फरवरी 2021 की सीपीसी की अमेंडमेंट है वो क्या है, और मैंने पंजाब गज़ट का जो है वो अमेंडमेंट कंप्लीट मैंने मंगवा ली है। तो मैं इस सोचा कि इसको ज़रा रिव्यू कर दूं आपके लिए, ताकि जो हज़रात को कन्फ्यूजन है हमें क्लियर हो जाए कि अब कौन सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और कौन सी चीज़ें जो है हमें कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो आगे मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो रजिस्टर्ड नंबर 17532 है पंजाब गज़ट का, 10 फरवरी 2021 को बाय द साइन ऑफ द गवर्नर पंजाब, एक्टिंग गवर्नर परवेज़ इलाही साहब ने इसको जो है वो साइन किया है, क्योंकि गवर्नर साहब मौजूद नहीं थे। और ये ऑर्डिनेंस की शेप में जो है वो सीपीसी का अमेंडमेंट जो है ये इन एक्शन आ चुकी है 10 फरवरी से। अब जो सिविल लॉ होता है बेसिकली, अगर हम इसको देखें तो जो सिविल कानून होता है उसके अंदर जो है वो कुछ स्टेप्स होते हैं, और जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं किसी भी सिविल प्रोसीडिंग्स में, उसमें पहले आप जो है वो कोई भी प्लेंट करते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, उसके बाद उसका रिटन स्टेटमेंट होता है, फिर इश्यूज फ्रेम होते हैं, फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए जाते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होता है, फिर फाइनल हियरिंग होती है, उसके बाद जजमेंट होती है। ये कोई 9-10 पॉइंट्स हैं जिसमें जो है वो 10 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सिविल लॉ जो है इसका एक केस को अगर हम जो है वो प्रोसीड करना चाहें तो हमें इन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। अब हमने देखना है कि ये प्रोसीडिंग्स, ये जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ये इनका इन 10 जो स्टेप्स हैं इन पे क्या जो है वो टाइमलाइन पे क्या फ़र्क पड़ा है, और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट हुई हैं। टोटल जो अमेंडमेंट्स हैं ये 17 अमेंडमेंट्स हैं जी। 17 अमेंडमेंट्स टोटल प्रपोज्ड हैं, मतलब अमेंडमेंट्स हैं जो इनएक्टिव हैं। और इसमें से हम इसको मैं आपको कैटेगोरिकली लेके चलता हूँ। जो नंबर 1 है अमेंडमेंट, ये शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है। दिस ऑर्डिनेंस में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पंजाब, वो जो एक टिपिकल होता है। सेकेंड अमेंडमेंट में वो कहता है कि इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 hereinafter referred to as the Act in Section 1 after the subsection 3, the following new subsection 4 shall be inserted. The primary objective of this code is to enable the courts to deal with the case justly and fairly, to encourage parties to alternate dispute resolution procedures. ADRs को जो है वो encourage करने के लिए ये की गई हैं, save expenses and time both of courts and litigants, और enforce compliance with provisions of this code. ये जो है अमेंडमेंट 2। अमेंडमेंट 3 जो है सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ एक्ट 5 ऑफ 19 एक्ट 4 of 1908 in the Act for Section 3, the following shall be substituted. Subordination of courts for the purpose of this code, the hierarchy and subordination of civil courts shall be same as prescribed in the Punjab Civil Courts Ordinance 1962. ये जो है 3 जो है वो थोड़ी टिपिकल सी अमेंडमेंट्स हैं। चौथी जो अमेंडमेंट है ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ एक्ट ऑफ 1908 है, जो सीपीसी 1908 की उसमें सेक्शन 6 की सब्सटीट्यूशन है। इन दिस एक्ट फॉर सेक्शन 6 मैं आपके लिए पढ़ दूँ, द फॉलोइंग शेल बी सब्सटीट्यूटेड pecuniary jurisdiction save in so far as it provided for the Lahore High Court, Lahore exercising original civil jurisdiction. All civil suits shall be filed in the following manner: where the amount or value of the subject matter of the suit is below rupees 50 million, the suit shall be filed in the court of a civil judge as may be prescribed by the High Court. मतलब जो 5 करोड़ से नीचे का दावा है वो सिविल कोर्ट में फाइल होगा। where the amount or value of the subject matter of the suit is above rupees 50 million, जहाँ 5 करोड़ से ऊपर है, the suit shall be filed in the court of district judge as may be prescribed by high court. मतलब जो 5 करोड़ से ऊपर का दावा है वो हाई कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, जो 5 करोड़ से नीचे वाला है वो सिविल जज के पास जाएगा। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन ये आती है कि 5 करोड़ का जो दावा हो, क्योंकि नॉर्मली जो एक्ट की जो भी कोई एक्ट होता है या नई अमेंडमेंट्स होती हैं तो उसकी वर्डिंग इस तरह होती है कि एनीथिंग ऑफ अ सर्टन वैल्यू और अबव दैन द सर्टन वैल्यू। इसमें इस तरह का कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर और नीचे वाले का जिक्र है, 5 करोड़ का जिक्र नहीं है। तो हमारे वकला साहिबान में कन्फ्यूजन है कि 5 करोड़ के दावे सिविल कोर्ट में जाएंगे या सेशन कोर्ट में जाएंगे, इसमें अभी तक हम जो है कन्फ्यूजन है, इसको देख लीजिएगा। जो अमेंडमेंट नंबर 5 है वो डील करती है सब्सटीट्यूशन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ 1908 एक्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट थ्रू प्लेंट। अदरवाइज इसमें जब देखें जो सेक्शन 26 है ये बात करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स थ्रू प्लेंट, or otherwise every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. On presentation of the plaint, it shall be the duty of the court to prima facie satisfy itself of jurisdiction, cause of action and limitation.
provided that if the court does not satisfy itself, it shall be bound to record reasons for doing so. The plaintiff shall at the same time file as many copies of the plaint and accompanying documents as there are defendants to the suit to be sent. जो जनवरी में अमेंडमेंट आई थी वो वाली उसको उसी को दोहरा रहा है बेसिकली, कि जो सेंट अलॉन्ग विद अदर समन्स एंड 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़, कि जब भी कोई प्लेंट करें उसके साथ हमने जो है जितने हमारे डिफेंडेंट्स हैं उनकी उन सब के लिए तमाम प्लेंट साथ लगानी है और साथ में 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ कोर्ट के लिए लगानी है. फॉर द पर्पज सबसेक्शन सूट्स इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग्स एप्लीकेशन. सूट्स का मतलब है ये जो सबसेक्शन जो इसके अमेंडमेंट नंबर 5 है, ये वही बता रही है कि आपने जो प्लेंट है उसको प्रेजेंट कैसे करना है. इसमें ऐसा कोई बात नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. अमेंडमेंट नंबर 6 जो है ये ज़रा थोड़ा सा आप देखें कि टेक्निकल भी है और ज़रा इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी क्लियरली बताई गई हैं. सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 26A और 26B of the CPC 1908 in the act for section 26A, 26A and 26B the following shall be substituted. 26A में written statement की बात जो होती है वो कह रहा है जी इसको सब्स्टिट्यूट करके 26A अंदर ऐड करना है और लिखा है written statement and proposed issues by the defendant. The defendant shall file written statement not later than 30 days from the date of service. अभी टाइमलाइन को कुछ इसमें देखने वाली है. इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बताइए कि 30 दिनों के अंदर अंदर जो डिफेंडेंट है उसने जो है वो रिटन स्टेटमेंट देनी है और उसके बाद उसने ये लिखा है डिफेंडेंट फेल्स टू, अगर 30 दिनों के अंदर नहीं देता तो उसको 15 दिन का कोर्ट उसको कॉस्ट एडजॉर्नमेंट कॉस्ट उसको डालेगी और 15 दिन की एडजॉर्नमेंट दे देगी, और फिर अगर नहीं देता तो फिर 15 दिन की एडजॉर्नमेंट दे देगी. टोटल 30 दिन शुरू में लिखा हुआ है 26A के सब सेक्शन 1 में, और उसके बाद आगे प्लस 15 डेज लिखा हुआ है अपॉन द गिविंग ऑफ कॉस्ट्स, और फिर दोबारा प्लस 15 डेज लिखा हुआ, मतलब 30 दिन पहले और 30 दिन बाद में जो हमें समझ आती है 60 दिनों के अंदर अंदर आप मैक्सिमम जो है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा कराएंगे. और वो फिर आपको जो है वो आपको उसके अगर आप 60 दिनों में नहीं कराते तो उसके बाद लिखा हुआ है कि द राइट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट शेल क्लोज द राइट टू डिफेंड द केस. जो डिफेंडेंट है उसको जो रिटन स्टेटमेंट देने का हक अपना लूज़ कर देगा, और एक्स पार्टी जिस तरह मूव होते हैं एक्स पार्टी मूव होंगे. ये जो है तकरीबन 60 दिन आपके बन जाते हैं, मतलब जब से प्लेंट आती है उसके बाद 60 दिन के अंदर आपने जवाब जमा कराने मैक्सिमम, वरना 30 दिन है मगर 15 दिन ऐड होकर 60 दिन टोटल बन जाते हैं अगर आप उसकी कॉस्ट देते हैं एडजॉर्नमेंट की 2 दफ़ा. उसके बाद आता है जी द डिफेंडेंट शैल फाइल प्रपोज्ड इशूज़ अलॉन्ग विद द रिटन स्टेटमेंट. अच्छा, ये एक तरह डिफरेंट बात है कि जो डिफेंडेंट है, अब डिफेंडेंट ने प्रपोज्ड इशूज़ देने हैं, जो रिटन स्टेटमेंट के साथ प्रपोज इशू डिफेंडेंट ने देने हैं, कि हमें इश्यूज़ फ्रेम जो करती है कोर्ट, वो जिम्मेदारी डिफेंडेंट को पहले दे दी गई है कि आपने जो है वो 7 दिनों के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट के साथ या तो प्रपोज इशूज़ देने हैं, या फिर आगे उसका सबसेक्शन 2 का प्रोवाइजो बताता है कि provided that if no issues are proposed by the defendant, the court shall permit the defendant to file proposed issues not later than 7 days upon payment of cost to be determined by the court. साथ अगर आप डिफेंडेंट की जिम्मेदारी डाल दी गई है कि उसने जो उसके जो जिम्मेदारी डाल दी गई है कि जो उसके जो प्रपोज्ड इश्यूज़ हैं वो उसने डिफेंडेंट ने प्रपोज इश्यूज़ अपनी जो रिटन स्टेटमेंट है उसके साथ आपने फ्रेम करके देने. अगर आप नहीं दे रहे तो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा अपॉन गिविंग ऑफ कॉस्ट्स कि आप उसको जमा कराएं, और उसके बाद आपने 7 दिन और ऐड हो गए, मतलब वो 60 दिन पहले 30 दिन पहले, उसके बाद 30 दिन फिर 7 दिन ये ऐड हो गए. आप टाइमलाइन देखिएगा, मैं आपको बाद में समैरिली भी बता दूंगा कि टाइमलाइन टोटल कितनी बनती है एक सूट की. द डिफेंडेंट शैल प्रोवाइड एडिशनल कॉपीज ऑफ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर ईदर फॉर. अच्छा ठीक है, इसमें वो बताते हैं कि जी हमने एडिशनल कॉपीज देनी है. अच्छा, जो 26B है, 26A जो डील करता था वो जो फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ फॉर जो है वो 26A डील करता है फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ जो बाय द डिफेंडेंट, और जो 26B ये डील करता है प्रपोज इशूज़ बाय द प्लेंटिफ. और जो प्लेंटिफ है वो बताता है बाय द प्लेंटिफ शैल फाइल प्रपोज इशूज़ नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट. मतलब रिटन स्टेटमेंट आ जाती है प्लेंटिफ के पास तो उसके 7 दिनों के अंदर अंदर जो प्लेंटिफ है प्लेंटिफ ने अपने इशूज़ भी फ्रेम करने, डिफेंडेंट ने अपने इशूज़ फ्रेम करने हैं रिटन स्टेटमेंट के साथ या 7 दिन का टाइम के बाद, और जो प्लेंटिफ है उसने जब रिटन स्टेटमेंट आ जाएगी उसने अपने इशूज़ फ्रेम करने हैं. उस रिटन स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो नहीं करता तो 7 दिन उसको और मिलेंगे, अगर वो अपने रिटन स्टेटमेंट जो है वो अपने जो इश्यूज़ हैं वो उसको फ्रेम करेगा. 26B ये अमेंडेड है, और ये टोटल जो है ये आपके 7 दिन उसको मिलते हैं प्लेंटिफ को अपने रिटन स्टेटमेंट देने के लिए, 14 दिन उसको ऐड हो जाते हैं. फिर 26C आता है. अब जो 26C जो है ये कोर्ट की फ्रेमिंग ऑफ 26A जो है वो डिफेंडेंट की, 26B प्लेंटिफ की, और जो 26C है फ्रेमिंग ऑफ इशूज़
एंड फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बारे में। अब वो कहता है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर जो कोर्ट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने इश्यूज़ को जो है वो जो प्रपोज किए पार्टी ने, उसने उनको मटीरियली जो है वो असेस करना है और उसने इश्यूज़ फ्रेम कोर्ट ने कर देने 90 दिन के अंदर अंदर। मतलब जो टोटल 7 दिन उसको मिला, 30 दिन उसको मिला, 90 दिन 81 डेज़ का टोटल पीछे टाइमलाइन थी। तो उन्होंने 8 दिन और एक्स्ट्रा दिए और कहा कि 90 दिन के अंदर कोर्ट ने इश्यूज़ फ्रेम करने हैं। और अगर उस टाइम में कोई पार्टी को हेड नहीं भी किया, मतलब फॉर डिफेंडेंट या उसने अपनी जो है वो इश्यूज़ फ्रेम नहीं किए, तो फिर भी कोर्ट जो है इसको फ्रेम करेगी जैसे पहले होता था। इश्यूज़ फ्रेम करके विदाउट हेयरिंग भी इशूज़ फ्रेम कर सकती है। ये 26C का सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 3 अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है इन केस इशूज़ आर फ्रेम्ड विदाउट हियरिंग एनी पार्टी नॉट लेटर देन 7 days ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ मे फाइल एन एप्लीकेशन सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द इशू विच एप्लीकेशन शैल बी डिसाइडेड विद इन 15 days। कि अगर वो जो कोर्ट है, ये बड़ी देखने वाली बात है कि अगर वो इशूज़ फ्रेम करती है किसी एक पार्टी को सुने बगैर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को, तो वो 7 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन दे सकता है जिसको 15 दिन के अंदर कोर्ट ने डिसाइड करना है। तो ये 15 दिन हम देखें, 7 दिन और 15 दिन और ऐड हो गया और टोटल जो अभी तक हमारा एक जो सूट है ये 110 दिन पे जो है ये एक्सटेंड होता है। कि पहले उसने जो है वो पहला जो पिटिशन आई, फिर उसके बाद उसकी रिटन स्टेटमेंट आती है 60 दिनों के अंदर, फिर इशूज़ फ्रेम होते हैं और डिफेंडेंट को 7 दिन मिलते हैं मज़ीद अगर वो पैसे देता है, और जो प्लेंटिफ है उसको मज़ीद 14 दिन मिलते हैं। उसके बाद जो ये है, अगर इस मसला आता है तो ये 15 दिन उनको और मिल जाते हैं अमेंड करने के लिए, अगर वो विदाउट हियरिंग कोर्ट इन केस जा रही है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि इमीडिएट उसके बाद होता ही है कि इशूज़ जब कोर्ट ने फ्रेम कर लिए तो उसके बाद सबसेक्शन 6 कहता है 26C का, इमीडिएटली अपॉन फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ एंड फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेसेस द कोर्ट शैल डायरेक्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू कमीशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब ये जो बात है ये बड़ी 26C जो मैंने पढ़ा सबसेक्शन 6, तो मैं बड़ा आई वॉज वेरी अमेज्ड और आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो एविडेंस रिकॉर्ड करने का तरीका है उन्होंने बड़ा एक जो है मैकेनिकल और बड़ा टेक्निकल और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक वे में कर दिया है, जिसमें जो गलती है इसकी गुंजाइश कम हो चुकी है। और जो हम लोग देखें कि जो मिसगाइडेंस होती है कोर्ट की या एविडेंस रिकॉर्डिंग में जो मसाइल होते हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी। अभी हमने देखा कि बार की जो है स्ट्राइक्स वगैरह चल रही हैं, अब देखें उसका क्या बनता है। एनीवेज हमारा काम है कि इसको पढ़ें और इसको देखने की कोशिश करें कि इसमें से हम क्या जो है वो अपने लिटिगेंट्स के लिए फ़ायदा कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है सबसेक्शन 6 में 26C के कि अपॉन इमीडिएटली अपॉन फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ एंड फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस जब आ जाते हैं। अच्छा जी, पहले लिस्ट ऑफ विटनेसेस की तरफ भी आते हैं कि अच्छा जी जब वो आता है, हाँ जी, पहले 26C में एक चीज़ जो है बड़ी ज़रूरी है जो मैंने मिस की, कि फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ जब होता है तो उसके बाद जो है वो फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो हमारा नेक्स्ट होता है कि प्रोसीजर होता है कि इशूज़ फ्रेम हो गए तो लिस्ट ऑफ विटनेस कितनी देर में देने हैं। तो उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इन जो सूट आफ्टर कंसिडरिंग ऑफ प्लीडिंग एंड इशूज़ प्रपोज्ड बाय द पार्टी शैल डिटरमिन द मटीरियल प्रपोज्ड फैक्ट एंड लॉ विद द पार्टी। अच्छा ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1 द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रेशन मे प्रोसीड टू फ्रेम इशूज़ विदाउट हियरिंग। जब वो हियरिंग के बगैर कर लिया, उसके बाद सबसेक्शन 3 26C का कहता है कि जब इशूज़ फ्रेम होते हैं तो इन केस इशूज़ आर फ्रेम विदाउट हियरिंग एनी पार्टी, ये तो हो गया। सबसेक्शन 4 में आते हैं, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ द कोर्ट शैल ऑर्डर पार्टीज टू फाइल लिस्ट ऑफ विटनेसेस। ये जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस हैं ये जब वो इशूज़ फ्रेम हो जाते हैं कोर्ट के तो फिर लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल होते हैं इफ़ एनी। अच्छा जी, उसके बाद होता है कि कोर्ट शैल पार्टी टू फाइल लिस्ट ऑफ नॉट लेटर देन 15 days। दोनों पार्टीज़ को, डिफेंडेंट और जो है प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है, उनको दोनों को कोर्ट ने कहना है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस दें। अगर वो 15 दिन में नहीं देते लिस्ट ऑफ विटनेसेस तो comply with the order of the court, a final opportunity may be given by the court to file list of witnesses not later than 15 days subject to payment of। अगर वो 15 दिन के अंदर नहीं देते तो मज़ीद 15 दिन उनको मिल जाते हैं, मतलब 60 दिन जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने के लिए जो है वो और ऐड हो जाते हैं। लिस्ट ऑफ विटनेस देने के 60 दिन और आप ऐड कर लें इसके अंदर। मैं इसको लिख भी लेता हूँ, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो है इशूज़ फ्रेम होने के बाद वो 60 दिन का टाइम और देते हैं कि आप लिस्ट ऑफ विटनेसेस को जो है वो आप हमें प्रोड्यूस कर दें 15 दिन पहले, 30 दिन का टाइम देते हैं कि पहले वो 15 दिन देते हैं, उसको 15 दिन दोबारा दे देते हैं कि आप उसको जो है वो टोटल 60 दिन बनते हैं कि आप इसको 30 दिन बनते हैं टोटल कि आप उसको जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेस हमें जो है वो प्रोवाइड करें। जर्मन कॉस्ट दे के 15 दिन आप ऐड करते हो तो टोटल 30 दिन बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी लिस्ट ऑफ विटनेसेस हो गया। इशूज़ फ्रेम किस तरह होने हैं वो भी उन्होंने बता दिया कि प्लेंटिफ ने अलग इशूज़ देने हैं जो एक डिफरेंट चीज़ है, और डिफेंडेंट ने अलग इशूज़ देने हैं, फिर कोर्ट ने 26C के अंदर इशूज़ फ्रेम करना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ विटनेसेस आने हैं 30 दिनों के अंदर अंदर मैक्सिमम। फिर एविडेंस रिकॉर्डिंग पे जाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 6 जो है 26C का इसको डील करता है। इमीडिएटली अपॉन फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ एंड फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ विटनेस द कोर्ट शैल डायरेक्ट द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थ्रू कमीशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अच्छा जी, अब प्रिस्क्राइब्ड मैनर उसने कहा है कि फॉलो करना है कमीशन और जो है एविडेंस रिकॉर्ड करने का। वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है क्या? उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर की तरफ अगर हम जाएँ तो वो लिखा हुआ है
कि एक तो पैनल ऑफ अप्रूव्ड जो होते हैं लॉयर्स या जजेस हैं जो उसको सारे एविडेंस को लिखेंगे, हमने उसको फॉलो करना है कि जो अप्रूव्ड कमीशन एडवोकेट्स रिटायर्ड जजेस जो एडवोकेट्स होंगे या रिटायर्ड जजेस होंगे, उनका जो पैनल होगा अप्रूव बाय द कोर्ट, वो इसको रिकॉर्ड करेगा। और रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, वो जो प्रोसीजर है वो लिखा गया है सब सेक्शन 10 में। वो कहते हैं कि द कमीशन शेल रिकॉर्ड द एविडेंस and proceedings thereof in written and audio and video recording. The commission shall record the evidence and proceedings thereof in written and audio video recordings. मतलब ये कह रहे हैं कि जो द कमीशन है, जो कमीशन अपॉइंट होता है एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए, उसने ऑडियो में और वीडियो में और रिटन 3 फॉर्म्स इसमें लिखी गई हैं। इसको अगर हम देखें सब सेक्शन 10(26)(c) का, द कमीशन शेल रिकॉर्ड द एविडेंस एंड प्रोसीडिंग्स देयर ऑफ इन रिटन एंड ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। मतलब 3 उसमें हेड नोट्स हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करेगा वो एविडेंस की, जैसे जो है वो मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेगा, या वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जो वीडियो हम लोग बनाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी विटनेसेस की, और थर्डली जो है वो रिटन जो है वो रिकॉर्डिंग होगी, जैसे पहले होती थी कि वो अपना जो है वो एल कमीशन बैठा होता है, वो आपका लिखता रहता है। लेकिन इसमें एक जो चीज़ मज़े की है वो ये है कि पहले जो वकला साहिबान थे, हम लोग अपने जो एविडेंस होता था वो खुद ही लिखवाते थे और खुद ही रिकॉर्ड हो जाता था। वो लिखता था और हम लिखवाते थे, हमारा जो साथ में विटनेस है वो साथ बैठा होता था, उसको ID कार्ड की कॉपियाँ देते थे और हम लोग खुद ही उनको डिक्टेट कराते थे, क्योंकि हम एक बेहतर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं केस। मगर अब ये हो गया कि उसकी ऑडियो भी बनेगी, वीडियो भी बनेगी, तो जो विटनेस आ रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी होनी चाहिए और उसको इतना अच्छा ट्रेंड वकला साहिबान ने करके आना है कि वो वीडियो और ऑडियो में घबराए ना और अपना जो सारा है वो कमीशन के सामने रिकॉर्ड कराए। ये सब सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है कि एविडेंस वीडियो और ऑडियो में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद सब सेक्शन 11 में आते हैं, तो आता है नॉट लेटर देन 90 days of the order under subsection 6, the commission shall finalize the recording of evidence and submit a report in this regard to the court along with the। अब वो कहते हैं 90 दिन के अंदर सबसेक्शन 6 में जो ऑर्डर देगा अदालत कमीशन अपॉइंट करेगा, उसके 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो कमीशन है उसने ऑडियो वीडियो रिटन रिकॉर्डिंग करके अदालत में अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करानी है। अब वो जब सबमिट करा देता है तो अब आगे हमने सब सेक्शन 12 जो है 26(c) का वो देखने वाला, उसमें हाई कोर्ट के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं कि कमीशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो कमीशन, अब मुझे जो समझ आ रही है वो ये कि जो कमीशन है जो एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा ऑडियो वीडियो में, पहले सिर्फ ओरल होता था, पहले सिर्फ रिटन होता था, ऑडियो वीडियो भी हुआ करेगा। अब वो कमीशन की जो एक वो एक ट्राइब्यूनल की तरह काम करने लग जाएगा, उसको बड़े इख्तियारात दे दिए गए हैं। आपने बड़ी उसने कैटेगोरिकली और बड़ा उसने कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसका रिकॉर्डिंग करनी है एविडेंस की, और उसने 90 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करानी है अपने जज साहब को। तो वो 90 दिन के अंदर उसकी जो रिपोर्ट है वो जमा हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। ये मैं आपको टाइम फ्रेम एंड में सारा बता दूंगा टोटल कितने दिन की प्रोसीडिंग्स बनती हैं। अभी आप सिर्फ मेरे से फॉलो करें कि इसमें एक एक सेक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़रूरी अमेंडमेंट्स हुई हैं और मैं समझता हूँ अभी तक की सबसे ज़रूरी CPC की अमेंडमेंट्स हैं जनवरी में जो हुई थी, उनसे बेहद ज़्यादा ज़रूरी ये हैं क्योंकि इसमें काफ़ी जो है ड्रामेटिक चेंजेस आए हुए हैं। विद इन 90 days जो है वो एक बंदे ने कमीशन जो है वो रिपोर्ट सबमिट करा देगा। उसके बाद 12वां पार्ट वो कहता है कि कमीशन की जो वर्किंग है, क्योंकि वो बड़ी टेक्निकल होगी है, तो हाई कोर्ट इसके रूल्स मजीद बनाएगी कि कमीशन काम कैसे करता है। वो तो जब बनाएगी तो हम देखेंगे। 26D में हम आते हैं हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स। अब जब कमीशन ने रिकॉर्ड कर लिया स्टेटमेंट, 90 दिन के अंदर अदालत में सबमिट करा ली, अपने जज साहब को उसने जो है वो रिपोर्ट सबमिट करा दी, तो फिर 26D की एप्लीकेबिलिटी आती है कि जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं वो जज कब करेगा। द कोर्ट आफ्टर सबमिशन और क्लोजिंग ऑफ एविडेंस एज द केस मे बी शैल फिक्स अ डेट नॉट लेटर देन 15 days फॉर हियरिंग फाइनल आर्गूमेंट्स बाय द पार्टी। द कोर्ट में रिक्वायर द पार्टी टू फाइल द रिटन आर्गूमेंट्स। अच्छा जी, इसमें 26D में वो कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर जब कमीशन की रिपोर्ट आएगी, एविडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फाइनल आर्गूमेंट के लिए, बहस के लिए 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट ने एक तारीख रखनी है, 15 दिनों के अंदर एक डेट रखनी है जिसमें फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे। और या फिर और साथ में कोर्ट अगर चाहे तो रिटन आर्गूमेंट्स भी मांग सकता है कि अब अपने फाइनल आर्गूमेंट जो है रिटन फॉर्म में भी लेकर आए। ये दोनों हो गई जी। फाइनल आर्गूमेंट्स तक हो गया, मतलब ये कि 15 दिन ये भी ऐड कर लें, तो अभी तक का जो प्रोसीजर है ये कमीशन का टाइम डाल के, इश्यूज़ फ्रेम करने का टाइम डाल के, रिटन स्टेटमेंट का टाइम डाल के, और प्लेंटिफ और उसके इश्यूज़ दोनों का टाइम डाल के, रिकॉर्डिंग एविडेंस कमीशन का टाइम डाल के 245 days बनते हैं, जो तकरीबन 1 महीने का टाइम बनता है। मतलब 9 महीने आप लगा लें। ये 9 महीने में जो है वो तकरीबन आपके फाइनल आर्गूमेंट्स की स्टेज आ जाएगी, और उसके बाद जो है वो फाइनल आर्गूमेंट की स्टेज आ जाएगी। अब कुछ इसको इन्होंने इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी ऐड की हैं
जैसे देखें कि जो हमारी 2 नंबरी होती है या जो आप देखें कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन होती है अदालत में, वो प्रोसेस सर्वर के थ्रू होती है कि आप दूसरी पार्टी को नोटिस नहीं जाने देते, उनको नोटिस सर्व नहीं होने देते, उनको पता ही नहीं होता है, एक्स पार्टी डिसीजन ले लेते हैं। फिर वो अपील में जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बर्डन होता है, ऊपर वाले सारे कोर्ट्स में, तमाम कोर्ट में बर्डन होता है, इसलिए कि वो जो स्टाफ है वो वकला के साथ मिलके जो है वो जो सर्विस नहीं होने देता समन्स की। तो वो जो दूसरी पार्टी आती नहीं है उसको पता नहीं होता सूट है और वो एक्स पार्टी हो जाती है। तो इन्होंने एक मज़ीद इसमें चीज़ ऐड कर ली है कि इनका अमेंडमेंट नंबर 8 अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 27A ऑफ 1908 एक्ट। इन दिस एक्ट फॉर सेक्शन 27A द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। Process of summons to be simultaneous. Summons shall be sent simultaneously unless otherwise ordered by the court to the defendant by registered post. Acknowledgement due to another copy of the summons by the courier service, signed and sealed in the manner prescribed or as the court may determine by urgent mall service of Pakistan Post at the cost of the plaintiff. अब उसने कहा जो प्रोसेस है ना समन का, वो साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स होंगे। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जब दो प्रोसीडिंग्स साथ साथ चलते हैं, एक ऑल्टरनेट नहीं है, साइमल्टेनियस है, दो साथ साथ चलेंगी। पहली इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि साइमल्टेनियसली होगा। डिफेंडेंट एक तो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट कोर्ट, डिफेंडेंट को एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जाएगी जो आपकी दावों की कॉपी है और जो उसके खिलाफ जो भी आपने प्लेंट बनाई है, और एक जो है वो कुरियर सर्विस के थ्रू जाएगी जो सील्ड होगी, जो कोर्ट ने जिस तरह डिफाइन करेगी उस तरह सील होगी। एक कुरियर सर्विस के थ्रू जाएगी और एक जो है आपकी जाएगी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। अच्छा, उसके अलावा दूसरा साथ में वो कहता है कि साइमल्टेनियसली इन तमाम चीज़ों के साथ साइमल्टेनियसली ये जो जानी है कुरियर के थ्रू, इसके अलावा जो कोर्ट शेल ऑर्डर सर्विस, शेल ऑर्डर मतलब कोर्ट ने इन तमाम ये दो वेज़ हैं कुरियर और मेल सर्विस के अलावा, उसने एक और ऑर्डर करना है कोर्ट ने कि इलेक्ट्रॉनिक वे में इसको भेजें, या वहाँ पे जो है ड्रम बीटिंग हो उनकी गली में, या जो है पेस्टिंग करवाएं उस ऑर्डर की। अगर पेस्टिंग नहीं करवानी तो इलेक्ट्रॉनिक वे में मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के थ्रू, आपके न्यूज़पेपर्स के थ्रू कोर्ट साथ में ये वाला भी काम करा सकता है। पहले सिर्फ एक काम होता था, अब ये कुरियर भी साथ होगा, मेल भी साथ होगा, और साथ में आपके इलेक्ट्रॉनिक मोड्स भी यूज़ होंगे जिसमें व्हाट्सएप भी आ जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप उसके थ्रू भी समन दे सकते हैं। अगले बंदे को समन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये दो साइमल्टेनियस प्रोसीडिंग्स हुआ करेंगी समन भेजने के लिए। तो अब समन में ये नहीं हुआ करेगा कि समन अगले बंदे को गया नहीं, एक्सपार्टी डिसीजन हो गया। और दूसरी एक और चीज़ मैं बताऊं जो हमारी प्रोग्रेसिव, मैंने अपने स्टेटस में डाला था कि प्रोग्रेशन की तरफ जा रही है, वो ये है कि जो ये है 26 जो 27A है, 27A के अंदर अगर हम इसको देखें, मैं आपको बताऊं कि जो 27A है उसमें हम लोगों ने 27A में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है सामने जो मैं आपको बताऊं कि उसमें ये है कि 27A में वो उसने हमें बता दिया कि आपने इसका जो सब सेक्शन 27A का मैंने आपको बताया कि आपने प्रोसेस जो प्रोसेस सर्वर भेजना है, आपने जो समन भेजने हैं दो तरीकों से, एक मेल के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू। ये प्रोग्रेशन है ही। इससे ज़्यादा प्रोग्रेशन ये है कि जो बेलिफ है, लोकेशन ऑफ बेलिफ और प्रोसेस सर्वर, जो बेलिफ जो कोर्ट अपने नुमाइंदा भेजता है या जो आपकी सर्विस करने के लिए जाता है समन की, वो मॉनिटर होगा मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड अ फोटोग्राफ शैल बी टेकन ऑफ द डिफेंडेंट। जब बेलिफ जाएगा किसी को समन देने के लिए या कुरियर सर्विस में किसी बंदे को देने के लिए जाएगा, तो जिसको डिफेंडेंट को समन दे रहा है उसकी तस्वीर खींचेगा, और बेलिफ की इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली लोकेशन मॉनिटर हुआ करेगी। मतलब ये कि जो हम व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन होती है, इसी तरह जो बेलिफ होगा वो ये नहीं हो सकेगा कि वकील ने उसको पैसे दिए और वो बेलिफ किया ही नहीं और अदालत में आके कह दिया मैंने प्रोसेस दिया, अगला बंदा रिसीव नहीं कर रहा। वो अगर वो बंदा अगला रिसीव नहीं करेगा फिर भी वहाँ पे जाएगा, उसको समन की कॉपी देगा, समन पकड़ाएगा, उसके साथ तस्वीर खींचेगा उसकी, और वो अदालत में रिकॉर्ड में जमा कराएगा, एविडेंस का हिस्सा बनेगी कि मैं गया था और वहाँ पे फलाफला बंदे को मैंने वो जो है वो आपका मैंने समन दिया और उसकी तस्वीर मैंने खींची और उसकी लाइव लोकेशन मैंने अदालत से शेयर की है। तो ये बड़ी एक प्रोग्रेशन है कि सबसेक्शन 5 में जो लोकेशन ऑफ बेलिफ हमें चाहिए होगी। अच्छा, हम आगे इसके बाद आते हैं, ये हो गया। फिर जजमेंट एंड डिग्री की तरफ आते हैं। ये जो है वो अमेंडमेंट नंबर 9 है जिसमें सेक्शन 33 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। अमेंडमेंट नंबर 9 में वो कहता है कोर्ट आफ्टर द केस हैज़ बीन हर्ड शैल प्रोनाउंस जजमेंट विद इन 90 days ऑफ द फाइनल हियरिंग। जो फाइनल हियरिंग हो जाती है आर्गूमेंट्स की, फिर 90 दिन के अंदर इसका डिसीजन हो जाता है। मतलब ये कि तकरीबन 340 दिन अभी तक बनते हैं, 335-40 दिनों के अंदर इसका डिसीजन फाइनल हो जाता है। जो तकरीबन आप देख लें कि एक साल आप मैक्सिमम लगा लें, बीच में स्ट्राइक्स आ जाएं
तो अगर आपका एक सिविल दावा है जिसके तमाम स्टेजेस जो हैं, पिटिशन से लेके रिटन स्टेटमेंट से लेके इश्यूज फ्रेम होते हैं, बाय डिफेंडेंट ने भी प्रपोज करने हैं, डिफेंडेंट ने भी प्रपोज करने हैं, प्लेंटिफ ने भी प्रपोज करने हैं। उसके बाद आपकी जो है लिस्ट ऑफ विटनेसेस आ जाती है, दोनों पार्टी ने देनी है 30 दिनों के अंदर अंदर। फिर उसके बाद आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आती है, 90 दिन के अंदर अदालत के हुक्म के बाद उसने सबमिट करानी है कमीशन ने। और उसके बाद आपके फाइनल आर्गूमेंट्स आ जाते हैं, और फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद जो है वो फिर आप आते हो जो है फाइनल जजमेंट के ऊपर। जजमेंट जो है 90 दिन अपॉन हियरिंग ऑफ फाइनल आर्गूमेंट्स आपने जजमेंट देनी है सब सेक्शन 33 के तहत, जो अमेंडमेंट नंबर 9 है। फिर हम देखें अमेंडमेंट नंबर 10 भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको टाइम फ्रेम इसका समझाता हूँ। लेकिन पहले अमेंडमेंट नंबर 10 हम देख लें कि इसमें होता है कि इंसर्शन ऑफ, इसमें है जी इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 75A इन एक्ट in CPC Amendment 1908 in the Act after Section 75 the following Section 75A shall be inserted। 75 के बाद जो CPC की 75 है उसमें 75A इंसर्ट हुआ। इसमें लिखा क्या हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है 75A का जो टाइटल है, ये मैं आपको अमेंडमेंट नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। ये टाइटल है स्पॉट चेक्स लिखा हुआ है। मतलब ये कि जब आप मौके पे जाते हैं और अदालत में कि किसी भी जो जज साहब हैं उन्होंने अगर कोई प्लेंट का या किसी डिमार्केशन का या अपने किसी बाउंड्री वॉल का या कोई स्टे मैटर उन्होंने डिटर्मिन करना है, तो जज को CPC ने 75A के थ्रू पावर दी है कि वो स्पॉट चेक्स कर सकते हैं। मतलब वो मौके पे जज साहब जाके प्रॉपर्टी की सूरत हाल देख सकते हैं, इवन दो डिसीजन देने से पहले भी देख सकते हैं और डिसीजन देने के बाद भी देख सकते हैं। मतलब इफ़ द जज वांट्स कि मैंने एक डिसीजन दिया कि मैंने स्टे एप्लीकेशन दी है, दोनों मैंने स्टे एप्लीकेशन के ऊपर मैंने स्टे ग्रांट की है दोनों पार्टीज़ को कि स्टेटस को मेंटेन रखें। एक दीवार का मसला है दो प्रॉपर्टीज़ के बीच में, दो भाई हैं, और जज ने स्टे दिया है कि आपने जो है दीवार नहीं बनानी जब तक कोर्ट कोई चीज़ फर्दर डिसाइड नहीं करता। और उसके ऊपर अगर जज को शक होता है या कोई पार्टी एप्लीकेशन देती है या जज को खुद से इंटीमेशन होती है, तो जज मौके पे जाएंगे, मौके पे जाके वहाँ पे देखेंगे कि दीवार कोई भाई दूसरे भाई से लड़ के बना तो नहीं रहा, क्या स्टे की वायलेशन हो तो नहीं रही। तो ये स्पॉट चेक्स की इख्तियार जो है ये बड़ा एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रेशन हो रही है, वो तो मैंने आपको पहले बताया। अब स्पॉट चेक्स की पावर जो है वो बड़ी इसमें वाइडली यूज़ हो रही है कि आप ना सिर्फ ये कि अदालत में स्टे देने से पहले आप स्पॉट पे जाके अपनी अदालत कंडक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे किसी बंदे के एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदालत की तमाम कार्रवाई मौके पे जाके कर सकते हैं। बजाय ना सिर्फ ये कर सकते हैं बल्कि जब आप अदालत का कोई हुक्म दे दें, जैसे आपने स्टे एप्लीकेशन दे दिया या आपने डिमार्केशन का हुक्म दे दिया, फिर आप मौके पे जाके देख सकते हैं कि जो एक्सक्यूज़ मी, कि जो इंतज़ामिया है वो वहाँ पे कोई किसी किस्म की एक्टिविटी तो नहीं कर रही, अदालत के हुक्म की वायलेशन तो नहीं हो रही। तो आप मौके पे जाके स्पॉट चेक्स कर सकते हैं अंडर 75A, और आप वहाँ पे मौके पे एविडेंस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पेश आए तो आप उसमें मौके पे जो है हुक्म दे सकते हैं अपनी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने का। तो ये बड़ी एक मज़े की पावर है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है नीचे CPC के अमेंडमेंट के अंदर ही। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कहती है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन स्पॉट चेक्स मे बी कैरिड आउट आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री टू इंश्योर दैट ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट आर इम्प्लीमेंटेड एज डिक्रीड। ये मैंने आपको जो बताया कि आपकी जो डिक्री आपने की है वो पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ये स्पॉट चेक्स 75 इसको भी डील करता है, अदालत जाके देख सकती है, आप एप्लीकेशन कर सकते हैं दोनों पार्टीज में से कोई भी। एक्सप्लेन 2 है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन स्पॉट चेक कंडक्टेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू बी एन इंस्पेक्शन थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन। ये जो स्पॉट चेक्स हैं ये कमीशन की अपॉइंटमेंट से, जो हेल्थ कमीशन होता है जो मौके पे जाके रिपोर्ट लेके आता है, ये उसकी चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है। ये अदालत खुद वहाँ पे जा रही है, हेल्थ कमीशन एक नुमाइंदा जाता है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन 2 में उन्होंने बताया कि 75A में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो जज साहब हैं वो खुद वहाँ पे मौके पे जाके वहाँ पे डिटर्मिन कर रहे हैं। तो ये जो इसकी जो रिपोर्ट की वैल्यू है या इसकी जो फाइंडिंग्स की वैल्यू है, ये अदालत की उसका अहल कमीशन होता है, जो वकील साहब होते हैं, कोई भी एक आम बंदा होता है, ये बेलिफ होता है, उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अदालत वहाँ पे खुद जाके चेक कर रही है। तो 75A की पावर बहुत प्रोग्रेसिव है। इलेक्ट्रॉनिक मैंने देखा कि आपको जो उससे पहले मैंने 26C की जो मैंने कमीशन की कार्रवाई बताई ऑडियो वीडियो, वो बहुत प्रोग्रेसिव है। और इसमें जो बेलिफ है ये बहुत प्रोग्रेसिव है। कन्फ्यूजन है कि 5 करोड़ वाला दावा किधर जाएगा, ये भी है, मैंने आपको बताया। अब आगे देखें कि इसमें बताता है कि अपील, अब फाइनल जजमेंट की अपील किस तरह होती है। वो कहते हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उसके 90 दिन के अंदर अपील की डिसीजन होनी होता है। 120 दिन आप ये फिर ऐड कर लें। तो मतलब ये अब इसके अलावा जो है वो अमेंडमेंट में 12वीं अमेंडमेंट है वो मेंशन ऑफ सेक्शन 100, 101, 102, 103 है, ठीक है। फिर 115 डिवीजन है, एनी पार्टी एग्रीड बाय एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 104 पास बाय अ कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इन एन अपील अगेंस्ट एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास बाय अ सिविल जज और सीनियर सिविल जज एज द केस में बी
विदिन 30 days द सेड ऑर्डर फाइल रिवीजन विद द हाई कोर्ट। इसमें रिवीजन जो होगी वो हाई कोर्ट में फाइल होगी। इसमें जो है काफ़ी वकला साहिबान को प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई कोर्ट में काम ज़्यादा हो रहा है और हाई कोर्ट में बर्डन इससे ज़्यादा पड़ जाएगा। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जो वकील साहिबान लाहौर, मुल्तान वगैरह में बेंच के पास है, उनको फ़ायदे हैं, और जो छोटे ज़िलों के वकला साहिबान हैं उनके लिए नो डाउट काम कम हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में ज़्यादा जाना है। फिर इसमें सेक्शन 141 की प्रोसीडिंग्स में ये कहता है कि ऑल सूट्स, वो कहता है कि जो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस होती हैं, वो कहता है जी वो तमाम जितनी भी दो कोर्ट्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक मेन कोर्स है, जो मेन कोर्ट है जो आपकी एक तनाज़े के ऊपर एप्लीकेशन सुन रहा है, और एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन है जो आप मिसलेनियस एप्लीकेशन देते रहते हैं, वो किसी और अदालत में जाती हैं। तो वो कहते हैं वो तमाम अदालतें जो हैं वो एक दूसरे से अपना रिकॉर्ड शेयर करेंगी, और रिकॉर्ड शेयर करने के बाद उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो साथ साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा, और दोनों अदालतों के दफ्तर की आपस में कोऑर्डिनेशन इस तरह की होगी कि एक एक ऑर्डर जो है दूसरी अदालत तक जाएगा और वो अपने डिसीजन उसके हिसाब से होंगे। और इसमें एक ये भी लिखा हुआ है कि ऑल एप्लीकेशंस फॉर एडिशन, detention and substitution of parties, amendments to pleadings, modification or alteration of issues, rejection of plaints and stay of suit shall be heard and adjudicated by the court hearing the main case, while all other applications shall be construed to be interlocutory applications warranting to be filed and decided by the court hearing the interlocutory applications। अब वो कहता है द फाइलिंग, अब सबसेक्शन मैंने अभी आपके सामने 5 पढ़ा ऑफ जो है वो 141 सेक्शन 141 में, और सेक्शन 141 का सबसेक्शन 6 में पढ़ता हूँ, द फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एन एप्लीकेशन फॉर द rejection of the plaint or dismissal of a suit shall be no ground to dispense with or waive the requirements of filing a written statement। अब वो कहते हैं रिटन स्टेटमेंट आपने हर सूरत जमा करानी ही करानी है। रिटन स्टेटमेंट की आपको जो एक होता है जो आपको वेव ऑफ होती है, वो वेव ऑफ होने की जो है अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, वेव ऑफ नहीं हो सकती। आपने रिटन स्टेटमेंट एनीवेज जमा करानी है और टाइम फ्रेम के अंदर जमा करानी है। तो ये तमाम मामला हैं। अपील का भी मैंने आपको बताया, और जो है इसमें प्रोग्रेशन इस तरह से है कि 5 करोड़ के दावे का कन्फ्यूजन है, 5 करोड़ किस तरह से होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बेलिफ की लोकेशन, कुरियर जो जा रहा है वो आपको विद इन टाइम जाएगा, और आपके जो बंदे हैं उसकी तस्वीर आएगी, आपको बेलिफ की लोकेशन आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो है वो इश्यूज़ जो है वो दोनों पार्टीज फ्रेम करेंगी, जज उनके हिसाब से फ्रेम करेगा, ये भी बहुत प्रोग्रेसिव बात है। और उसके बाद जो है वो आपका जब हम देखें तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो है वो 90 दिन के अंदर होनी है, और एक नया कमीशन बनेगा जो ऑडियो वीडियो में करेगा। ये भी बहुत मेरे जो है नज़र में बहुत अच्छी और बहुत एक वाज़िया और बहुत जो है अच्छी अमेंडमेंट है, जिससे हमारी लिटिगेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा और लिटिगेशन कम होगी। जैसे इन्होंने शुरू में बताया कि इससे लिटिगेशन कम होगी। नो डाउट कन्फ्यूजन हैं कि हाई कोर्ट में 5 करोड़ से ऊपर वाला जाएगा कि नहीं जाएगा। इसकी जो अपील है हाई कोर्ट में काम ज़्यादा हो जाएगा, नीचे कम हो जाएगा। ये जो है वो आप देख सकते हैं, इससे आप वेरी कर सकते हैं। और जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं वो भी आपने देखा कि कितनी जो है वो टाइम है। मैं आपको टाइम अब ये देखें, ये तमाम मैंने आपको अमेंडमेंट पढ़ के सुनाई कि जो नई 10 फरवरी की अमेंडमेंट है सीपीसी की, और इसको हमने एक्सप्लेन किया, हमने डिस्कस किया कि जो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अमेंडमेंट नंबर 4 है, अगर कोई भाई पढ़ना चाहें। अमेंडमेंट नंबर 5 प्लेन को डील करता है। 6 जो है रिटन स्टेटमेंट और उसकी टाइमलाइन को बताता है। अमेंडमेंट नंबर 7 जो है 6 जो है वो इश्यूज फ्रेम करने को भी बताता है, रिटन स्टेटमेंट को भी बताता है, फ्रेमिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस को भी डील करता है, उसकी टाइमलाइन को डील करता है, एविडेंस कोर्ट को भी डील करता है, फिर जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स को डील करता है, और समन्स को डील करता है कि इलेक्ट्रॉनिकली किस तरह मैनेज करना है, जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद जो है वो हम देखेंगे 7 जो सम अमेंडमेंट नंबर 8 है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समन्स को डील करती है। 6 दूसरा था, जो 8 है वो समन्स को डील करती है, और उसके बाद बेलिफ के लोकेशन वगैरह को डील करती है। उसके बाद जो सब सेक्शन आप देखें अमेंडमेंट नंबर 10 है, जो सेक्शन 75A ऐड करी है सीपीसी में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पॉट चेक्स का इख्तियार देती है जजेस को। पहले भी होता था लेकिन इस्तेमाल नहीं होता था, अब उन्होंने काफ़ी इसको जो है वाइड कर दिया हुआ है, और बताया है कि आप जाके एल कमीशन के अलावा अपने मौके पे स्पॉट चेक कर सकते हैं, ना सिर्फ ऑर्डर से पहले बल्कि ऑर्डर देने के बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे भी। तो ये बड़ा जो है इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट नंबर 10 जो सेक्शन 75A को डील करती है। उसके बाद जो है वो आपकी रिवीजन है, और फिर आपकी रिवीजन है, और फिर आपका जो है वो जो है आपका टाइम फ्रेम है। जो अमेंडमेंट नंबर 5 का जो है वो आप देखें कि टाइम फ्रेम है जो उसको डील करता है अपील्स का डिसीजन 120 दिनों में होना है। अपील का डिसीजन जो है वो 120 दिनों में होना है हाई कोर्ट से। ये बात है। मैं आपको टाइमलाइन क्विकली बता दूं, जिन लोगों में मैं उनसे शेयर भी कर दूंगा तस्वीर कि देखें जी जो प्लेंट है, अब उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आपने 30 दिनों में देनी है, 15 दिनों की एक्सटेंशन मिलेगी विद कॉस्ट। तो आपको 60 दिनों के अंदर आपका मेरा जो हमारी समझ में आई है 60 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट जमा हो सकती है। मैक्सिमम डिले इतना हो सकता है, मैं आपको मैक्सिमम डिलेज बता रहा हूँ। डिफेंडेंट ने जो अपने इशूज़ फ्रेम करने हैं 7 दिनों के अंदर करने हैं, अगर वो रिटन स्टेटमेंट के साथ अपनी जमा नहीं कराता, प्लेंटिफ ने 7 दिनों का टाइम उसको मिलेगा, रिटन स्टेटमेंट जब आ जाएगी उसके बाद जमा कराने में नहीं कराएगा तो प्रोसेस
फीस जमा कराने के 7 दिन उसको और मिल जाएंगे, 14 दिन उसको मिल जाते हैं। इशूज़ फ्रेम आपके 90 दिन में हो जाते हैं। एविडेंस आपका 90 दिन में रिकॉर्ड होता है। लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपको जमा कराने के लिए 30 दिन मिलेंगे, और फाइनल आर्गूमेंट्स जो हैं ये आपको 15 दिन के अंदर आपने जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स की डेट आएगी, उसकी जजमेंट 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। तो तकरीबन ये जो है वो एक 12 साढ़े 12 महीने 13 महीने का प्रोसेस है। मैक्सिमम प्रोसेस फीस करने के बाद ये 13 महीने का प्रोसेस बनता है, जिसमें अपना आपका एक सिविल सूट या आपका जो सिविल का दावा है ये कंक्लूड होता है अगर आपके प्रोफेशनल वकील साहब हैं। उसके बाद अपील का भी इख्तियार है बीच में। 30 और 90 दिन का जो है 120 दिनों में आपने हाई कोर्ट ने अपील और रिवीजन डिसाइड करनी है। तो ये तकरीबन आप समझ लें कि 4 महीने इसके ऐड कर लें तो देखें 16 महीने में आपका 1.5 साल के अंदर आपका फाइनल डिसीजन हो जाता है। हाई कोर्ट को और सिविल कोर्ट सेशन कोर्ट को मिला के 1.5 साल में आपका फाइनल डिसीजन हो जाएगा। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, ये हमारे वकील साहिबान होने देते हैं, तो आपका 1.5 साल के अंदर एक सूट फाइनल हो जाएगा। अगर आप सिविल और सेशन कोर्ट से फाइनल डिग्री लेते हैं तो आपकी वो 12 महीनों के अंदर या 13 महीनों के अंदर, साल सवा साल में अगर कोई एक आधा महीना हड़ताल भी हो जाती है तो आपके 13-14 महीनों में आपका एक जो सिविल सूट है उसका डिसीजन हो जाता है नई अमेंडमेंट के बाद। और मज़े की बात यह है कि आपके इसमें जो एविडेंस है वो कोई पार्टी फेक एविडेंस नहीं रिकॉर्ड करा सकती वकील के थ्रू। आपकी वीडियो ऑडियो बनेगी, आईडी कार्ड की कॉपी साथ लगेंगी, और आपका जो बेलिफ है वो आपको समन भी देगा। एक्स पार्टी डिसीजंस कम हो जाएंगे, वो समन की बेलिफ लोकेशन भी देगा, अपनी कॉपीज़ भी देगा कि वहाँ पे तस्वीर भी देगा, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस और जो मेन केस है वो उनकी जो कोर्ट की तमाम कोर्ट्स हैं उनकी आपस में लाइजान होगी, और वो दोनों कोर्ट्स आप में जो है वो शेयर करेंगे डाटा कि हमने जो है अपनी एप्लीकेशंस हैं वो फला जो सूट चल रहे हैं उसमें जितनी एप्लीकेशंस आई हैं वो तमाम कोर्ट्स आपस में शेयर करेंगे, तो कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। फिर समन्स आपके इलेक्ट्रॉनिकली व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, आपके बंदों की तस्वीरें खींचेंगी, कमीशन जो है वो ऑडियो वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। आपका टाइम फ्रेम बड़ा विजिबल और बड़ा एक जो है वो अच्छा टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि आपका 1.5 साल के अंदर एक फाइनल अपील भी हो जाती है, और आपका एक जो डिग्री आनी है सेशन कोर्ट से सिविल कोर्ट से वो आपके विद इन 1 ईयर या मैक्सिमम 13-14 महीने में आपका डिसीजन हो जाता है, जो पहले 8-8 साल 10-10 साल लगते थे। और फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ का भी बड़ा एक अच्छा चीज़ ऐड हो की है। पॉजिटिव बात है कि वो फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ किस तरह डिफेंडेंट भी देगा, अपने प्लेंटिफ भी देगा, और उन दोनों के हिसाब से फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ होंगे। कमीशन ने एक बड़ी एक वाइड इख्तियार दे दिया कि हाई कोर्ट के इसमें रूल्स ऑफ वेट होगा कि किस तरह की उसकी एप्लीकेबिलिटी होगी, हाई कोर्ट किस तरह से उनको रूल्स बनाता है। कमीशन के बाद इतनी इख्तियार है, उसने ऑडियो वीडियो किस तरह मैनेज करनी है, ये अभी कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। और उसके बाद हमने देखना है कि किस तरीके से हाई कोर्ट इसको लेके चलता है, और हाई कोर्ट का बर्डन किस तरह शेयर होगा, या नीचे से बर्डन कम होगा, आगे किस तरह शेयर होगा, इसके क्या फ़वाइद हैं, नीचे क्या इसके नुकसानात हैं, ये ऐसे तो पता चलेंगे। लेकिन ये ओवरऑल एक बड़ी पॉजिटिव अमेंडमेंट है, और मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि 5 करोड़ वाला जो कन्फ्यूजन है वो भी है। फिर हमारे कमीशन ने किस तरह काम करना है वो उन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर डाल दी है अमेंडमेंट नंबर 5 या 6 में, कि हाई कोर्ट ने इसमें मजीद जो है वो रूल्स प्रोमलगेट करने हैं। वो भी प्रोमलगेशन देखेंगे कि हमने हाई कोर्ट क्या करता है। अभी कुछ चीज़ें जो है वो अनसर्टेन है, वो हाई कोर्ट जब करेगा तो पता चलेगा। लेकिन ये अमेंडमेंट मैंने ओवरऑल आपको बताया कि ये जो 17 नुकाती अमेंडमेंट है इसमें इसका जिस्ट क्या था। मुझे उम्मीद है कि इससे हम सबको सीखने का मौका मिलेगा, और इससे एक बड़ी वाज़िया टाइम फ्रेम आएगा हमारे सिविल मुकदमात में। वकला साहिबान आगे होके और ख़ुद से लिटिगेंट्स का फ़ायदा सोचेंगे, और इसको टाइमली चीज़ों को कंक्लूड होने देंगे, और सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आने देंगे, ना सिर्फ पेपर पे बल्कि वीडियो और ऑडियो पे भी। थैंक यू।